चीन बॉर्डर पर पलक झपकते ही पहुंचेगी सेना। नेलांग बॉर्डर तक सड़क का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को किया समर्पित। नेलांग बॉर्डर तक सड़क का लोकार्पण। बाजपुर पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। चीनी मिल और आसवानी का किया निरीक्षण। कहा, भविष्य में चीनी मिल का आधुनिकीकरण करने का सरकार कर रही प्रयास। शीतलहर अभी कुछ और दिन करेगी परेशान। पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड ने किया बेहाल। गंगोत्री हर्षिल में हुई जमकर बर्फबारी। बरकोट में 2 मंजिला घर में भीषण आग लगने से हड़कंप। खतरे की जद में आधा दर्जन मकान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में शीतलहर का कहर जारी है। पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड ने बेहाल किया है। गंगोत्री हर्षिल में बर्फबारी हो रही है। तो मुनस्यारी में 4 डिग्री तो चक्राता में 3 डिग्री तापमान पहुंचा है। तो देहरादून से खबर बता रहे, उत्तराखंड में शीतलहर का कहर जारी है। पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड ने बेहाल कर दिया है। गंगोत्री हर्षिल में बर्फबारी हुई है। मुनस्यारी में 4 डिग्री तो चक्राता में 3 डिग्री तापमान पहुंचा है। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में शीतलहर का कहर जारी है। पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगोत्री हर्षिल में बर्फबारी हुई। मुनस्यारी में 4 डिग्री तो चक्राता में 3 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है, जिसके चलते लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। गंगोत्री हर्षिल में बर्फबारी भी हुई है। मुनस्यारी में 4 डिग्री तो चक्राता में 3 डिग्री तक तापमान जा पहुंचा है। तो उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड चल रही है। पहाड़ी इलाकों से लेकर आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में भी ठंड पड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। गंगोत्री हर्षिल में बर्फबारी हो रही है। मुनस्यारी में 4 डिग्री तक तापमान पहुंच गया, तो वहीं चक्राता में 3 डिग्री तक तापमान जा पहुंचा। नए साल की शुरुआत से ही ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में शीतलहर का कहर प्रकोप लगातार जारी है। पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगोत्री हर्षिल में बर्फबारी हुई है। मुनस्यारी में 4 डिग्री तक तापमान जा पहुंचा, तो वहीं चक्राता की बात की जाए तो 3 डिग्री यहां पर तापमान रहा, जिसके चलते जो लोग रहे वो परेशान हो गए, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि लोग ठंड के चलते बेहाल हैं। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, नए साल में ठंड अपना कहर बरपा रही है, मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए प्रशंसा, जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि पहाड़ी के जो क्षेत्र हैं जिसमें 3000 मीटर से ऊपर के जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि उत्तराखंड में पहली जो बर्फबारी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है। गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, हर्षिल हो, उत्तरकाशी के ये तमाम इलाके हैं जहाँ पर कल देर रात से जो बर्फबारी है वो देखने को मिली, जिसकी वजह से पारे में जो है एक तरीके से जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। साथ ही साथ बर्फबारी जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में हुई है, चाहे कुमाऊं के इलाके हो या फिर गढ़वाल का इलाका हो, तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी की वजह से कहीं ना कहीं जो तापमान में गिरावट आई, उसकी वजह से जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो कोहरा है वो भी एक तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो शीतलहर है यानी कि उसका भी कहर लगातार जारी है। और मौसम विभाग की अगर हम बात माने तो मौसम विभाग का सीधे तौर पर कहना है कि आने वाले कुछ समय तक इसी तरीके से जो ठंड का प्रकोप है वो देखने को मिलेगा। हरिद्वार हो, देहरादून हो या फिर उधम सिंह नगर के इलाके हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसकी वजह से जो कड़ाके की ठंड है वो एक तरीके से लोगों को देखने को मिलेगी और उसमें कहीं ना कहीं परेशानी भी हो सकती है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जो बर्फबारी का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं ऊपर ही, अगर हम 3000 मीटर के ऊपर की बात करें तो वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में अगर ये उम्मीद जताई जाए तो कहीं ना कहीं इससे कम इलाकों में भी बर्फबारी का जो एक तरीके से है
वो देखने को मिल सकती है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है कि जो बर्फबारी का लुत्फ़ उठाने के लिए उत्तराखंड आना चाहते थे, तो उनको बर्फबारी जो है उत्तरकाशी के तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। कुमाऊँ के मुनस्यारी हो हर एक तरीके से, या फिर धारचूला ऐसे इलाके हैं, वहाँ पर बर्फबारी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ लेकिन आम लोगों की अगर हम खासतौर पर बात करें तो उनको कहीं न कहीं ठंड का जो कहर है वो इसी तरीके से आने वाले कुछ समय तक जो है झेलना पड़ेगा। बिल्कुल आकाश, ठंड को देखते हुए क्या तैयारियां हैं प्रशासन की? क्योंकि आपने देखा था इसके पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी रैन बसेरा पहुंचे थे, वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। तो ठंड बढ़ रही है, ऐसे में क्या व्यवस्था, सड़कों पर जो लोग रहते हैं उनके लिए भी क्या व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था की जा रही है या नहीं? हाँ, देखिए बिल्कुल इस तरीके से लगातार ठंड का कहर बढ़ रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अब बर्फबारी भी हो चुकी है। तो ऐसे में बर्फबारी होने की वजह से जो तापमान है उसमें और जो गिरावट है वो कम दर्ज की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। और यही वजह है कि जो स्थानीय प्रशासन है, नगर निगम, नगर पालिका की मदद से तमाम जगहों पर जो है अलाव की व्यवस्था की जा रही है। लगातार जो अलाव है उसको जलाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो रेन बसेरे हैं उसको भी एक तरीके से ठीक करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें जो तमाम सुख सुविधाएं हैं उनको एक तरीके से दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिए गए थे जब वो रेन बसेरे का निरीक्षण करने गए थे। और यही वजह है कि जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था उसके बाद से जो स्थानीय प्रशासन है उसको भी एक जिम्मेदारी दी गई थी कि वो तमाम व्यवस्थाओं को जो है दुरुस्त करे। जहाँ पर अगर सड़कें खराब होती है तो उन सड़कों को किस तरह से खोला जा सकता है उसकी व्यवस्था जो है स्थानीय प्रशासन करे। साथ ही साथ ठंड की वजह से जो लोग हैं जो कहीं न कहीं अलाव वहाँ पर व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ रेन बसेरे को अत्यधिक किया जाए, जिससे कहीं न कहीं लोगों को परेशानी जो है कम उठानी पड़ सके। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आने वाले समय में इसी तरीके से जो ठंड है वो कहीं न कहीं देखने को जो है और मिल सकती है। बिल्कुल कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है और ऐसे में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त पूरी तरीके से हो सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड सरकार राशन वितरण को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसमें प्रदेश के तकरीबन 13 लाख राशन कार्ड धारकों को अब 1 किलो मड़ुआ भी दिया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि मोटे अनाजों के बाजार को बढ़ाने के लिए कदम उठाया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने सरकार का आभार जताया है। उनका कहना है कि प्रदेश में मड़ुआ, रामदाना जैसे अनाजों की पैदावार अच्छी होती है, लेकिन बिचौलियों की वजह से किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार के इस फैसले से अब प्रदेश के किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। हमारी परंपरागत खेती से जुड़े हुए हैं, चाहे मड़वा हो, रामदाना हो, सावा हो। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो 5 किलो राशन केंद्र की सरकार द्वारा ही लोगों को दिया जा रहा है। हमारे यहाँ 13 लाख कार्ड धारक हैं, उसमें हम 1 किलो मड़वा भी देंगे ताकि 13 लाख किलो की खपत हो जाए। और इससे हमारे लोग प्रोत्साहित होंगे कि अगर हम उत्पाद करते हैं कि हमारे उत्पाद की खपत हो रही है। मैं इसके लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो आगे बढ़ेंगे। काशीपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पुलिस ने दोनों के पास से करीब 1500 नशीले इंजेक्शन और 1 सफेद रंग का कट्टा भी बरामद किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे इंजेक्शन को महंगे दामों में बेचने ले जा रहे थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने नशे के खिलाफ आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहने की बात कही। नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में कुंडा थाने में गठित एसओ साहब के नेतृत्व में जो एडीटीएफ की हमारी टीम है, कल ये लोग तलाशी कर रहे थे और शाम को जो रूटीन की चेकिंग होती है, इसी समय इनको सूचना मिली कि कुछ लड़के हैं जो कि नशे के कारोबार में संलिप्त हैं और ये रामपुर स्वार क्षेत्र से नशे के कुछ इंजेक्शन ले आकर के और काशीपुर, बाजपुर और अन्य क्षेत्रों में इसका व्यवसाय कर रहे हैं। इस सूचना पे इनके द्वारा एक बाइक रोकी गई थी जिसमें 2 लड़के सवार थे। लड़कों को जब रोका गया तो इनके पास जो कट्टा था उसमें लगभग 1494 इंजेक्शन थे। दोनों लड़कों को ये ड्रग इंस्पेक्टर साहब से रिपोर्ट लेने के बाद अरेस्ट किया गया। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। तो आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे चंपावत का, जहां एसपी देवेंद्र पिंचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साल 2022 की उपलब्धियों के बारे में बताया। एसपी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए 2022 में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। एसपी पिंचा ने बताया कि साल 2022 में पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया, जिसके तहत नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इसके अलावा साइबर ठगी के मामलों में कार्रवाई करते हुए करीब 48 लाख रुपए वापस कराए, साथ ही 20 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। वो चंपावत पुलिस है, उसने
जो नारकोटिक्स के ऊपर है वो काफी अच्छा काम करते हुए जो स्मैक जो पकड़े हैं वो पिछले सालों का कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 1 किलो 300 ग्राम से अधिक के स्मैक पकड़े, साथ ही चरस पकड़ने में भी नंबर 1 पे ही कह सकते हैं, लगभग 40 केजी के अराउंड पिछले साल में चरस पकड़ी। इस तरह नशे के ऊपर काफी हमने काम किया है। इसके अलावा भांग की खेती भी नष्ट की है। साइबर क्राइम हमारी प्रायोरिटी रही थी, तो पिछले 3-4 सालों के अगर हम डेटा देखते हैं, जो रिकवरी है, जो लोगों को हमने पैसे वापस दिलवाए, वो लगभग 3 गुना से अधिक हमने वृद्धि की है। लगभग 48 लाख रुपए जो है लोगों के हमने वापस दिलवाए, साथ ही 20 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया। प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में एक बार फिर मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 8 जनवरी से पहाड़ से लेकर मैदान तक झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोलागढ़ का लोकार्पण किया। सीएम ने इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास झड़ी पानी का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास कोलागढ़ और कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास कोरबा के शिलान्यास के साथ शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए स्मार्ट शाला टीवी डिवाइस और स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। सीएम धामी ने इंटर कॉलेज कोलागढ़ का नाम पूर्व विधायक हरबंस कपूर के नाम पर किए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने संपर्क स्मार्ट शाला टीवी डिवाइस के माध्यम से चल रही कक्षाओं का अवलोकन किया और छात्राओं से संवाद भी किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। समाज के गरीब और वंचित वर्गों के लोगों के लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनको शिक्षा मिल सके। इसके लिए राज्य में जहां भी आवासीय छात्रावास बनाने की आवश्यकता होगी, तेजी से प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश आजादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश कर गया है। आने वाले 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे नौनिहाल भारत का भविष्य है। इनको अच्छी शिक्षा और संस्कार मिले, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां अंकिता हत्याकांड के आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर कोटद्वार कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अंकिता मर्डर केस में अभियुक्तों के नार्को टेस्ट को लेकर अगली सुनवाई 5 जनवरी को तय की है। कोर्ट की कार्रवाई में क्या कुछ रहा, इसको लेकर हमारे संवाददाता सुधांशु थपलियाल ने अंकिता के वकील अजय पंत से खास बातचीत की। अंकिता केस को लेकर आज कोटद्वार कोर्ट में सुनवाई थी, क्या कुछ रहा ये जानने के लिए हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट अजय कुमार पंत जी। सर, जैसे कि आज कोर्ट में सुनवाई थी तो क्या कुछ रहा आज कोर्ट में? आज अंकिता हत्याकांड में नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट में बहस थी। एक्यूज की तरफ से अमृत सजवाण और हरिद्वार से आए अधिवक्ता अनुज ने बहस करी और नार्को टेस्ट का विरोध किया। हमारा ये कहना था कि दो एक्यूज ने अपनी सहमति दी थी नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए। ऐसा क्या कारण रहा कि बाद में उन्होंने पॉलीग्राफ नार्को टेस्ट के लिए मना कर दिया। तो हमारा ये था कि इनका नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि जो बातें अभी चार्जशीट में रह गई हैं, नई बातें उसमें खुलासा हो सके और जिसमें अंकिता हत्याकांड में उससे मदद मिल सके। कोर्ट ने हमारी बातों को सुना और सुनने के बाद वीसी से एक्यूजों की न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना बार्डे ने बातचीत की और उनके व्यूज़ भी लेगी और उसके बाद उन्होंने 5 तारीख को पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के निर्णय के लिए लगा दिया। उसमें वह क्या निर्णय देती हैं उसके 5 तारीख के बाद ही पता चल जाएगा। तो अभियुक्तों का नार्को टेस्ट होगा या नहीं, ये कोर्ट 5 तारीख को डिसाइड करेगा। 5 तारीख को दोबारा सुनवाई है इस केस को लेके। तो आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी से खबर है, जहां बिजली के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष राहुल छिंबाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब राज्य नाम
मात्र का ऊर्जा प्रदेश रह गया है, क्योंकि सरकार आए दिन बिजली के दाम बढ़ा रही है। तो वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिंवाल ने धामी सरकार पर जनता को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। सरकार ने आज बिजली के दामों में साल के पहले दिन ही जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि की है, उसको लेकर के हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज पुतला दहन कार्यक्रम हो रहा है। तो आज हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर पुतला दहन किया और हम लोग पुतला दहन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार लगातार निरंतर हर चीज में अपनी बढ़ोतरी कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने ऊर्जा प्रदेश में, जिसको हम ऊर्जा प्रदेश कहते हैं, वहाँ जिस तरीके से बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं वो बहुत ही जिसे कहते हैं निंदनीय है और सरकार जिसे कहते हैं कि सुनने को तैयार नहीं है और अपने हिटलरशाही रवैये पर उतारू है। और हम लोग जनता के साथ मिलकर के सरकार का विरोध कर रहे हैं और अगर सरकार अपने बड़े बिलों को वापस नहीं लेती है तो हम इसी तरीके से सरकार का विरोध जनता सड़क से लेकर सदन तक करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। मसूरी में देर शाम को माल रोड प्रतिबंधित समय पर हूटर बजाकर चलने वाले वीआईपी को महंगा पड़ गया। वहीं वीआईपी और सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बता दें कि वीआईपी अपनी 5 गाड़ी के काफिले के साथ प्रतिबंधित समय पर माल रोड ग्रीन चौक पर पहुंचा, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता पंकज अग्रवाल ने हूटर का प्रयोग और गाड़ियों की धीमी गति से चलने के लिए बोला गया, जिस पर वीआईपी के सुरक्षा कर्मी उतरे और पंकज अग्रवाल के साथ अभद्रता कर मारपीट करना शुरू कर दी। वहीं मामला इतना बढ़ गया कि पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिस पर एकाएक मसूरी के लोग इकट्ठा हो गए और वीआईपी की गाड़ियों को घेर लिया, जबकि जिस गाड़ी में वीआईपी था वह गाड़ी वहां से भागने में कामयाब रही। घटना के 1 घंटे बाद भी एक वीआईपी माल रोड पर, जहां पर दोनों बैरियर लगे हैं, अगर पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा तो फिर तो बेकार है शहर में रहना। गाड़ी, मारपीट, गाली गलौज, ये सब मसूरी का कल्चर नहीं है। मसूरी का कल्चर सिर्फ हम ये इतना कह रहे हैं कि पुलिस उनको सामने रखकर, जो लोकल आदमी अपने स्कूटर को वहां अपने बैरिकेडिंग करवा दी, बस शहर को त्रस्त कर दिया है और कह रहे हैं कि बंद नहीं है। बंद क्यों नहीं? लोगों से पूछ रहे हो इनकी गाड़ी नहीं आ रही है माल रोड पे। कोतवाल साहब मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर उसमें कोई मर जाता और कोई कैजुअल्टी होती, उसके जवाब कौन देता? मैं पूछना चाहता हूँ कोतवाल साहब से। कह रहा हूँ एक कानून है कि कोई भी आदमी अपना हूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और रेड लाइट, लाल बत्ती लगा के भी नहीं चल सकता है। हमारे व्यापारी की दुकान में 15-15 गार्ड्स गन लेके घुस गए और साथ साथ जिनको मारा वो भी हमारे व्यापारी थे। उन्होंने बड़ी शालीनता से उन्हें सिर्फ ये बोला कि आप जो है हॉर्न धीरे से बजाएं, माल रोड है। इतने में ही वो बाहर उतर के 15 लोग उतरे और 15 लोगों ने एकदम दुकान पे अटैक कर दिया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मसूरी नहीं है, तालिबान है। हमें बस और कुछ नहीं है, हमें दुकानदार की सुरक्षा और आम नागरिक की सुरक्षा। कोई भी आएगा किसी को भी मार देगा तो उसके ऊपर सिर्फ इस तरह की ठोस कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए कि एक मिसाल हो और आगे से इस तरह की कभी भी कोई प्रवृत्ति ना हो। वाहन जो है मॉल रोड से पहले की तरफ आ रहे थे, रास्ते में स्थानीय व्यापारियों के साथ किसी मुद्दे को लेकर उनकी जो है आपस में नोकझोंक की लड़ाई झगड़ा हुआ और ये लड़ाई झगड़ा बढ़ गया और फिर जाकर मौके पर जाकर पुलिस के द्वारा शांति व्यवस्था स्थापित नहीं, पुलिस के द्वारा किसी के बचाने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि पुलिस के द्वारा तथ्यों का और जो हमारे सामने पॉइंट्स है उनका परीक्षण किया जा रहा है। जब तथ्य और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस बात का आश्वासन मेरे द्वारा व्यापार मंडल को दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के डुंडा प्रखंड के ओलिया गांव में भालू ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें ओलिया गांव निवासी राम नारायण भट्ट की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक 2 महिलाएं अपने खेतों में घास काटने के लिए गई थी, जहां भालू ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें गुजलेश्वरी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं दूसरी महिला ने हिम्मत दिखाते हुए शोर शराबा कर घायल महिला को भालू के चंगुल से बचा लिया। ग्राम सभा ओलिया में नाले धारे नामे तोक में घास काटने गई थी, तो अपने निजी खेतों में भालू ने हमला किया और बेहोश हो गए, बुरी तरह से जख्मी हो गए और गांव वासियों की मदद से उन्हें 108 के माध्यम से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और ये घटना आए दिन कई बार भगीरथ के द्वारा भी हुई है और गांव की वालों के द्वारा विभाग को अल्टीमेट दिया गया है, लेकिन विभाग मौन है। तो मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि इस गरीब परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करें। हल्द्वानी में गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर रामलीला मैदान से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के गुरु गोविंद सिंह के मार्गों को दर्शाया गया, साथ ही उनके बलिदानों को भी याद किया गया। रैली के संयोजक ने कहा कि आज ये प्रभात फेरी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बैंड, स्कूल और आकर्षित झांकियां हैं जो गोविंद सिंह के बलिदानों को दर्शाती हैं।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है, तो हम सब लोग धूमधाम से मना रहे हैं। प्रभात फेरी निकाली और इस बार नगर कीर्तन भी निकाल रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो कि हम हल्द्वानी वासी संगत, हल्द्वानी समूह लगते हुए जितने भी इलाका वासी संगत है, इनके माध्यम द्वारा, इनके सहयोग द्वारा हम गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब बड़ी धूमधाम से, जो रामलीला ग्राउंड से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार से होता हुआ समाप्ति रामलीला ग्राउंड पे ही होगी। इसमें हमारे मुख्य अर्चक है कि आज हमारे आनंदपुर साहब का बैंड, जो कि एक फौजी बैंड है, आनंदपुर साहब से आया हुआ है, वो भी है। बाकी बीच में निर्भय सेवक जत्थे वाले, जो कि हमारा पंजाबी कीर्ति है, उसके हिसाब से लंगर का वितरण कर रहे हैं और बतेरी झांकियां हैं। हरिद्वार में राजकीय प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय रोशनाबाद पर धरना प्रदर्शन दिया। शिक्षकों की समस्याओं समेत कई मांगे रखी गईं। साथ ही शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। बीआरसी, सीआरसी और शिक्षकों की रुके डीयू को बहाल किए जाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। को खुद उनके व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है कि उन्होंने एक संविदा कर्मचारी सुबोध कुमार के लिए 4 आदेश निर्गत किए। जो एक संविदा कर्मचारी है, जो संविदा पे काम कर रहा है, उसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी 4 आदेश जारी करता है। और जो अपने टीचर हैं, जो गरीब बच्चों को जूता और गणवेश नहीं मिला, उसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी कुछ नहीं करता। जिसके पास बीएड की डिग्री फर्जी है, जो शिक्षा अधिकारी कह रहा है बीएड की डिग्री फर्जी है, उसको कैसे वेतन दे रहे हैं? उसको कैसे वेतन देने का आदेश और नियुक्ति देने का आदेश मुख्य शिक्षा अधिकारी जारी करते हैं। ये उनके व्हाट्सएप पर मेरे द्वारा भेजा हुआ मैसेज है। माननीय हल्द्वानी जी को भी भेजा हुआ मैसेज है, डीओ माध्यमिक के पद पे जो हैं, सभी लोगों को भेजा हुआ। आज पत्रकार बंधुओं को भी दे रहा हूँ। जिला स्तर पे कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। यदि कोई भी अगर समस्या उनकी है, तो या किसी भी व्यक्ति की समस्या है, तो वो लिखित हमें दे दें कि किस व्यक्ति की है और किस पॉइंट पे उनकी समस्या है, तो वो हमें अवगत करा दें। इन्होंने जनरल लिखा हुआ है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे जो है ये समस्या पेंडिंग है, तो हाँ स्पेशली बताएं कि वो ये इस ब्लॉक में ये समस्या है, तो उसका समाधान किया जाएगा। कल हमने इसीलिए डिप्टीओ की बैठक बुलाई गई है, तो अगर हमें अवगत करा दें तो उसका समाधान भी तत्काल हो जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।